मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन तो देखो, अपवर्तन क्या होता है, ये कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो देखो, अपवर्तन क्या होता है कि अपन अगर दैनिक जीवन के अंदर देखें तो अपवर्तन, मान लो एक बाल्टी है, जो पारदर्शी बाल्टी है, तो उसके अंदर या बर्तन है, उसके अंदर अपन किसी लकड़ी को डुबोते हैं। जब उसके अंदर वह लकड़ी डूब जाती है तो डूबने में अपन देखते हैं कि उस लकड़ी, जब बाल्टी से अपन बाहर से उस लकड़ी को देखते हैं तो वह लकड़ी अपन को अंदर से मोटी दिखाई देती है। जो उसका पानी के अंदर जो भाग अंदर जो दबा हुआ रहता है, मान लो ये बाल्टी है, ये कोई बर्तन है, उसमें अगर लकड़ी है तो इस लकड़ी का जो पानी के अंदर वाला भाग होता है यह अपन को मोटा दिखाई देता है और अपनी स्थिति से थोड़ा सा परिवर्तित दिखाई देता है। अपनी जो वास्तविक स्थिति होती है इससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये अपवर्तन होता है। यह अपवर्तन के कारण ही होता है। ऐसे ही मान लो कोई बर्तन है, उसके अंदर अगर किसी फल या सब्जी को डाल दिया अपन ने, तो डालने से क्या होगा, उसके अंदर उस मान लो कोई यहाँ कोई गोल कुछ भी पड़ा है, तो यह भी क्या अपन को पानी के अंदर मोटा दिखाई देता है। मतलब वास्तविक आकार है उससे भी थोड़ा मोटा दिखाई देता है, यह अपन को मोटा दिखाई देता है। ऐसे ही मान लो कोई सिक्का है, कोई टंकी है या कुछ भी, मान लो उसके अंदर कोई सिक्का पड़ा है, जब इस सिक्के को भी अगर अपन देखते हैं तो यह सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये आंख है, अगर अपन यहाँ से देख रहे हैं तो यह सिक्का अपन को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो दैनिक जीवन के आधार पर अपन समझ सकते हैं कि अपवर्तन होता है। यह अपन दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं में देख सकते हैं और देखते भी हैं कि अब अपवर्तन देखो, अपवर्तन की परिभाषा देखें अपन अगर विज्ञान की भाषा में, तो देखो अपवर्तन की परिभाषा यह होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से किरण का विचलन होना ही अपवर्तन कहलाता है। देखो क्या होता है कि अपन ने जो बाल्टी ली थी या कोई भी बर्तन लिया था, उसमें दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम माना था अपन ने वायु, मान लो ये ऊपर वाला जो माध्यम है ये वायु माध्यम है, और जो अंदर जो माध्यम है मान ले पानी। वो पानी ही लिया था अपन ने, मानना क्या है, पानी ही लिया, और ऊपर वायु है। तो वायु के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। वायु के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और पानी के कण क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। तो नजदीक होते हैं, अपन उसको सघन माध्यम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम। और जिसमें कण दूर दूर रहते हैं, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो ये हो गया विरल माध्यम।
यह वायु विरल माध्यम है और यह पानी सघन माध्यम है। पानी में क्या होता है, इसके कण पास पास होते हैं, और इसमें क्या, वायु में इसके कण दूर दूर होते हैं। तो जब इसके अंदर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वह प्रकाश की किरण क्या होगी, इन दोनों पृष्ठों के, ये पृष्ठ है, यह पृष्ठ पानी को और वायु को दोनों, देखो तो ये वायु और ये पानी है, ये होता है सघन माध्यम और ये होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम होता है जिसमें उसके कण, उस माध्यम के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम उसको बोलते हैं अपन जिसमें उसके कण बहुत पास पास होते हैं। तो देखो जब प्रकाश की किरण आएगी तो वह इस जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ इसको बोलते हैं पृथक पृष्ठ। मतलब यह क्या, वायु और पानी दोनों पृष्ठों को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है, पृथक कर रही है, दोनों को अलग अलग कर रही है। जब वह किरण इस पृष्ठ पे आएगी तो यहाँ गिरने के पश्चात वह किरण क्या होगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। आएगी तो ऐसे, आनी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे गुजर जाएगी। तो क्या होगा, वो वस्तु अपन को थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह अपवर्तन के कारण ही होता है, यही अपवर्तन का नियम होता है। इसी परिभाषा में मैंने ऐसे लिखा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से किरण का विचलन होना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। मतलब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने उसी पथ पे नहीं जाकर ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है, वही अपवर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन को अपन एक उदाहरण के द्वारा और समझ सकते हैं। जैसे कि मानो बाहर से, जैसे कि मैं अभी प्रकाश हूँ, तो मैं जब बाहर से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, या कोई भी स्टूडेंट है वो दौड़ता हुआ आ रहा है और एक कमरे के अंदर घुस गया। अगर उस कमरे के अंदर मान लो खूब सारी बेंचें पड़ी है, 20-25 बेंच पड़ी है, तो वह उस कमरे के अंदर घुसेगा। जब बाहर से आ रहा था तो वो बहुत तेज गति से आता है, लेकिन वो जैसे ही कमरे के अंदर आएगा तो वह शॉर्ट रूप से बाहर निकलना सोचेगा। कम, मतलब उसकी दूरी कम हो, पथ कम बने, इसलिए वह निकलने का सोचेगा, लेकिन उसका वेग वहीं कम हो जाएगा, और जब वो वापस बाहर निकलेगा तो वह उसी वेग से बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है, ये जो अपन जो अभी उदाहरण समझाए, अपन जब उसका एक वहां पर आपको समझाएंगे जो अपवर्तन का नियम है, उस नियम के अपन अंदर अभी पढ़ेंगे, उसके बाद अपन को पता चलेगा कि अपवर्तन का नियम क्या कहता है। तो ये हो गई थी अपवर्तन की परिभाषा। अब इसमें देखो कुछ मैं उदाहरण भी लिख देता हूँ। जैसे कि उदाहरण के रूप में पहला, तारों का टिमटिमाना। जो तारों का टिमटिमाना होता है ना, वो टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? वह अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। तो देखो तारों का टिमटिमाना, ठीक है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना। इसके अलावा अगर किसी टंकी के अंदर कुछ अगर डाला हुआ है, कोई वस्तु डाली हो, तो उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। किसी पानी की टंकी में डाली गई वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखना, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी सब्जी को डालते हैं, किसी फल को अगर पानी के अंदर डालते हैं, तो उसका आकार मोटा दिखाई देना। पानी से भरे बर्तन में फल को डालने पर उसका आकार मोटा दिखाई देना। उसका आकार कैसा दिखाई देना? मोटा दिखाई देता है उसका आकार। जब उसको अपन किसी पानी में डालते हैं, बाल्टी में डालते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं, किसी बीकर में डालते हैं, तो वह उसका आकार क्या, थोड़ा मोटा दिखाई देता है।
ऐसे जो सिक्के का देखा था अपन, अपने सिक्के को पानी के बर्तन में डालने पर उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सिक्के को पानी में डालने पर, बर्तन में डालने पर उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये अपने अपवर्तन के नियम थे। अब अपन अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो देखो इस प्रकार से, देखो अपन अपवर्तन का नियम पढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम में एक डायग्राम के द्वारा अपन इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो ये एक पृष्ठ है, इस बोर्ड को अपन एक पृष्ठ मान लेते हैं और इसके ऊपर अगर कांच की जो स्लाइड होती है ना, कांच की जो, उस स्लाइड को ऊपर रखा हुआ है। इस बोर्ड को अपन एक पृष्ठ मानते हैं और ये अपनी एक कांच की स्लाइड है। तो देखो ये अपनी एक आयताकार स्लाइड है। ये आयताकार स्लाइड है और ये किरण आपतित किरण। जब अपन मान लो एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं इसको, एक डायग्राम के द्वारा, प्रकाश की किरण आ रही है, आने के पश्चात ये इस जो ये पृष्ठ होता है। अब देखो इसमें दो माध्यम होते हैं। इस माध्यम को अपन मानते हैं वायु, ये माध्यम होता है वायु, और इस माध्यम को मानते हैं अपन कांच। जो स्लाइड होती है कांच की होती है। अब देखो कांच और वायु में क्या अंतर है, माध्यमों में फर्क देखना। वायु में होता है उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए अपन इसको विरल माध्यम बोलते हैं। विरल माध्यम, जिसमें इसके कण दूर दूर रहते हैं। इसमें जो किरण का वेग होता है वह बहुत ज्यादा तीव्र होता है, बहुत ज्यादा गति से गमन करती है। और ये होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम उसको बोलते हैं जिसमें इसके कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो देखो ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये दो माध्यम अपन ने लिए। इसमें प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये कहलाता है एम एन। अगर इसको नामकरण देते हैं अपन तो ये अभिलंब है। अभिलंब, जब कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम के पृष्ठ, जो दोनों माध्यम को विभाजित, जो पृथक करने वाला पृष्ठ है, उससे टकराएगी। टकराने के पश्चात वह जिस, जो ये अपना दूसरा माध्यम है सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसका वेग क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। मतलब वेग होता है जो वायु वाले माध्यम में जितना वेग होता है उसकी अपेक्षा में यह थोड़ा, उसके सापेक्ष थोड़ा सा कम हो जाता है। जब यह किरण आगे जाएगी तो ये वापस दूसरे पृष्ठ के आपतन बिंदु से टकराएगी और टकराने के पश्चात यह वापस अपवर्तित हो जाएगी। इस दूसरे माध्यम के सापेक्ष ये क्या होती है, इस किरण को अपन आपतित किरण बोलते हैं। दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा होता है आपतित किरण, और जो ये वाली किरण होती है इसे अपन अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है। तो इसमें अपवर्तन और जो आपतन होता है वो दो बार होता है। तो दोनों माध्यमों में अलग अलग होता है। जब कोई किरण इससे आएगी, टकराएगी, टकराने के पश्चात वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है क्योंकि उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो ये आपतित किरण है ये अभिलंब के साथ कोण आई का निर्माण करती है, और ये जो अपवर्तित किरण होती है ये अभिलंब के साथ कोण आर का निर्माण करती है। ऐसे ही जब ये दूसरे माध्यम से वापस पहले माध्यम में आएगी तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। इस बिंदु पे भी अपवर्तन होगा। जब ये किरण इस बिंदु से टकराएगी, वापस अपवर्तित होगी, तो ये क्या अभिलंब से दूर जाएगी। तो इसको बोलते हैं कोण आर और ये कोण आई। तो आपतन, जो आपतित किरण है वह अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह आपतन कोण कहलाता है, और जो अभिलंब के, जो अपवर्तित किरण इसके साथ जो कोण बनाती है वह अपवर्तन कोण कहलाता है। इसके द्वारा अपन एक चीज समझ सकते हैं। आप देखो इसके कुछ एक दो पॉइंट है, वो पॉइंट में बताता हूं। देखो आपतित किरण, ये अपनी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये पृथककारी पृष्ठ है।
जो दोनों माध्यमों को पृथक करता है, या जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखो आपतित किरण, दूसरी अपवर्तित किरण, व अभिलंब। जो अपन ने परावर्तन में पढ़ा था वही नियम यहां फॉलो हो रहा है। देखो अभिलंब, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में उपस्थित है, इसी बिंदु पे, आपतन बिंदु पे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपतन बिंदु पे। अब तो देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि जब कोई प्रकाश की किरण इससे आई, मान लो निश्चित रंग आ रहा है, अगर लाल रंग आ रहा है। देखो दूसरा पॉइंट, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश का कोई पुंज नहीं, एक निश्चित रंग, कोई भी निश्चित रंग ले लो आप, निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों को युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, जो आपतन कोण की ज्या होती है साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, दोनों का अनुपात स्थिर होता है। देख रहे हैं इधर, एक बार इसको समझना, इस लाइन को, इस पॉइंट को समझा रहा हूं मैं। प्रकाश की किसी निश्चित रंग, मान लो कोई भी रंग है, यहाँ अपने ये वायु ले रखी है और यहाँ कांच ले रखा है, अगर आप माध्यम चेंज करोगे तो उसका अपवर्तनांक का मान भी चेंज होगा। याद रखना कि मान लो आप कोई रेड कलर का कलर ले रहे हो, उसका अपवर्तनांक याद कर रहे हो, तो उसका अपवर्तनांक, अगर वायु यहाँ है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम कांच है, तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में वह जाएगी तो अपवर्तनांक का मान आएगा। लेकिन जब आपने कांच की जगह पानी ले लिया तो अपवर्तनांक का मान बदल जाता है। निश्चित माध्यमों के लिए बता रहा है, बदलने के लिए नहीं बता रहा है कि आप ऐसे सोचोगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान क्या, पानी के लिए भी यही रहेगा, नहीं, पानी के लिए अलग रहेगा अगर रेड कलर है तो यही पॉइंट ये अगला समझा रहा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, ये युग्म हो गए ना, वायु और कांच युग्म हो गया। अब ऐसे अगर आप लेना चाहते हो वायु और पानी युग्म हो गया, तो ये क्या हो गए, ये युग्म हो गए, इनके लिए, सबके लिए अलग अलग अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान समान नहीं आता है। युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, दोनों की कोण का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है। कहने का मतलब है कि साइन आई बटे साइन आर का मान स्थिर होता है, मतलब एक स्थिरांक मिलता है अपन को, एक स्थिरांक मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है अपन को। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं अपन। जो ये नियम होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक, ये स्नेल का अपवर्तन का नियम कहलाता है। अब देखो जो स्थिरांक है, ये स्थिरांक क्या होता है, स्थिरांक क्या होता है, तो देखो मान लो ये अपन ने पहला माध्यम है, ये अपना साइन आई है, इसको माध्यम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको माध्यम सेकंड मान लेते हैं। तो माध्यम दूसरे के सापेक्ष पहले का जब अपन अपवर्तनांक निकालते हैं तो देखो कैसे निकालते हैं, माना कि अपन स्थिरांक को n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्थिरांक को n मान लेते हैं, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, सॉरी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालते हैं। तो जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालेंगे, जिस माध्यम का अपन अपवर्तनांक निकालते हैं अपन उसी माध्यम में स्वयं होते हैं, अपन पहले में नहीं होते, अपन कहाँ रहते हैं, यहां रहते हैं। ये अपनी आंख, मान लो अपन इस दूसरे का निकाल लें, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए अपन को दूसरे माध्यम में ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो देखो जिसका अपन निकाल रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष अपन निकाल रहे हैं तो उसको यहां लिखते हैं। तो क्या हो गया कि दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो याद रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब मान लो इस किरण का वेग यहाँ पे v1 है, इस माध्यम में v1 है और इस माध्यम में v2 है। तो अपन इसका वेग ज्ञात करने के लिए देखो कैसे याद करते हैं। वेग के लिए बस एक लास्ट पॉइंट है, ये देखेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो वेग ज्ञात करने के लिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए एक याद रखना। देखो वेग ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, जो ये जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं अपन उसको ऊपर लिखा जाता है। जिसके सापेक्ष अपन वेग निकालने हैं या अपवर्तनांक निकालने हैं उसको ऊपर लिखा जाता है और जिसका निकाल रहे हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो देखो v1 बटा v2, ऐसे अपन किसी भी जो भी किरण है जो भी कलर है उसका अपन अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। ये याद रखना, उल्टा मत लिख देना कि v2 बटे v1, नहीं, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको ऊपर और जिसका निकाल रहे हैं उसको नीचे की तरफ। तो ये इससे अपन अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। बाकी का अपन आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो ये अपने आज अपवर्तन का नियम पढ़ा है, कल अपन एक निरपेक्ष अपवर्तनांक भी जो होता है उसकी बात करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो, और वर्ण विक्षेपण, ये कुछ टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फिर अपन जो गोलीय लेंस होते हैं उनमें चलेंगे। तो ये आज की क्लास इतनी है। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन स्कूल मंडा, जिसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा, आप तो देखोगे, आपके साथी या कोई भी स्टूडेंट है, आपके फ्रेंड है, उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी देखे। और आप जो भी वीडियो देखो उसको लाइक किया करो ताकि उससे हमारे को पता चलता है कि आपने वीडियो देखा है और हमने सही बनाया है। तो आप उसमें लाइक का बटन जरूर दबाया करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी क्वेश्चंस के अंदर तो आप कमेंट के द्वारा हमें उसको बता सकते हो, या कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख के भेज सकते हो। हम वापस उसी क्लास में आपको समझा देंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। आपका आज का दिन शुभ रहे।